Hello guys, welcome again. Now we are going to discuss about farm inventory. हम आज फार्म इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. गाइस, फार्म इन्वेंट्री होता क्या चीज़ है? हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फार्म इन्वेंट्री के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम अभी फार्म रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में फार्म रिकॉर्ड्स के बारे में बात किया. फार्म रिकॉर्ड्स में ही फार्म इन्वेंट्री आता है. फार्म इन्वेंट्री एक फार्म रिकॉर्ड का ही एक रूप है जिसमें फार्म के कुछ स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है. द लिस्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस along with their values at a specific point of time, that is called farm inventory. That means हमारे फर्म में हमारे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में जिस भी प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका फाइनेंशियल वैल्यू हो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक टाइम पे रिकॉर्ड रखना, वही रिकॉर्ड फार्म इन्वेंटरी कहलाता है. फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस हमारे पास जितने भी टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे लैंड हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं. तो हम हमारे बिजनेस में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनका रिकॉर्ड, द लिस्ट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस अलोंग विद देयर वैल्यू, जितने फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं उनका उनके वैल्यू के साथ साथ में, दैट मीन्स उनके प्राइस, उनके मनी वैल्यू के साथ साथ में उनका जब रिकॉर्ड बनाया जाता है स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक पॉइंट में, उस रिकॉर्ड को ही उसको ही फार्म इन्वेंट्री कहा जाता है. इन्वेंटरी ऑफ अ फार्म बिजनेस इज टेकन एट 2 points of time in a year, that is at the beginning of the agriculture year and at the end of the agricultural year. That means हम कोई भी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है उसका ईयर में, साल में 2 बार उसका लिस्टिंग करते हैं. हमारे पास कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उसकी वैल्यू क्या है, इसका 2 बार हम रिकॉर्ड बनाते हैं, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में. क्योंकि क्रॉपिंग सीजन में हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे. जैसे एग्रीकल्चर ईयर, जो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सीजन है, उसकी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे. इवन लास्ट तक हमारे एग्रीकल्चर सीज़न ख़त्म होते तक या एग्रीकल्चर ईयर ख़त्म होते तक बहुत सारे फिजिकल चीज़ें हैं जो कि नष्ट हो जाते हैं, जो डेप्रिशिएट होते हैं. तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास, ईयर के लास्ट में कौन कौन से जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बचे हुए हैं, इस चीज़ का हम आकलन करते हैं. इट कंस्टिट्यूट कैश एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स. जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो डेप्रिशिएट भी होते हैं, जिनके वैल्यू कम होता है या धीरे धीरे नष्ट होते हैं. तो फार्म इन्वेंट्री में जो कैश एसेट्स होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, ये तीनों ही चीज़ें हम फार्म इन्वेंट्री में सम्मिलित करते हैं, उनमें शामिल करते हैं. द डिफरेंस इन इन्वेंट्री एट द 2 point of time indicates the changes in the inventory. जो हम दो भाग जो हम 2 पॉइंट में इन्वेंटरी जो हम बनाते हैं, वो दोनों ही इंडिकेट इन्वेंटरी में चेंजेस में जो भी चेंजेस होता है उसको इंडिकेट करता है. दैट मीन्स अगर हम किसी एग्रीकल्चर ईयर की स्टार्टिंग में फार्म इन्वेंट्री, उसका वैल्यू का हम रिपोर्ट बनाते हैं, और एग्रीकल्चर सीजन ख़त्म होने पे, एग्रीकल्चर ईयर ख़त्म होने पे हम जो भी फार्म इन्वेंट्री बनाते हैं, दोनों में जो चेंजेस होते हैं वह दोनों जो फार्म इन्वेंट्री होते हैं वो आपस में चेंजेस को ही इंडिकेट करते हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू कम हो जाता है, जैसे कुछ फिजिकल चीज़ें हैं जो नष्ट होते हैं या उनकी वैल्यू कम होते जाती है, तो इसमें चेंजेस को इंडिकेट करते हैं. Change in inventory is found out by taking the difference of the value of assets during two periods. Farm inventory forms the basis
for the preparation of income statement, balance sheet, measure of income, etc. A typical form of farm inventory along with its item like cash, assets, depreciable assets and non-depreciable assets is presented below. हम एक फार्म इन्वेंट्री, एक टिपिकल फार्म इन्वेंट्री का मॉडल, एक सैंपल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक टिपिकल एक मॉडल है फार्म इन्वेंट्री का जिसमें किस तरह से रखा जाता है। जैसे कि कैश एसेट्स में कैश ऑन हैंड, हमारे हाथ में कितने पैसे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, हमारे क्रॉपिंग सीजन है, क्रॉपिंग ईयर से पहले और क्रॉपिंग ईयर के बाद में, दोनों ही टाइम पे दोनों चीज़ें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कैश ऑन हैंड, हमारे हाथ में कितने कैश हैं, सेविंग इन बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में कितने सेविंग्स हैं और उसका सब टोटल। देन नेक्स्ट इज डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स में लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, डेयरी, कैटल्स, बुलॉक्स, शिप, पोल्ट्री एट्सेट्रा, इन सभी की क्वांटिटीज़ और उनके वैल्यू, साथ साथ में उनका रेट भी इसी फार्म इन्वेंट्री में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, जस्ट सेम उसी की तरह नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स रेडी फॉर डिस्पोज, फोडर एंड फीड, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एट्सेट्रा। इस सभी का हम टोटल बिगनिंग में और एंड में, ईयर के बिगनिंग में और एंड में दोनों ही टाइम इसका रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। गाइस, फार्म इन्वेंट्रीज के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें से मेनली 6 मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द वैल्यूएशन फॉर फार्म इन्वेंट्रीज इज डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। दैट्स अ net selling price method, then second is cost less depreciation method, market price method, cost method, replacement cost less depreciation method, income capitalization method। ये जो 6 मेथड्स हैं ये मेन हैं। देन हम सबसे पहले बात करते हैं नेट सेलिंग प्राइस मेथड की। नेट सेलिंग प्राइस मेथड क्या होते हैं? दिस मेथड इज यूज फॉर दोज इन्वेंट्रीज विच आर प्राइमरली मेंट फॉर सेल। दैट मीन्स इसमें ये जो मेथड होते हैं वो ऐसे इन्वेंट्रीज के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि डायरेक्ट सेल के लिए, प्राइमरली सेल के लिए ही उनका प्रोडक्शन होता है। द सेलिंग कॉस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री टू अराइव एट द करेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एग्जाम्पल, ऑल फार्म प्रोडक्ट्स फॉर सेल, लाइव स्टॉक फॉर सेल एट्सेट्रा। जैसे मैंने पहले बताया, जो डायरेक्ट सेल करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ही नेट सेलिंग प्राइस मेथड में सम्मिलित करते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मेथड। The valuation of depreciable assets are done by this method। जो depreciable assets होते हैं उनको इसी मेथड से हम उनका वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड। जैसे मशीन्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इनका वैल्यू डेप्रिशिएट होते हैं, सो इनका जो कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड के थ्रू इनका वैल्यूएशन किया जाता है। The annual amount of depreciation of depreciable assets are computed and deducted from the purchase price of assets. Example, machineries, buildings constructed recently, building जो बने हुए हैं, डेयरी केटल्स, कार्स एट्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है इनके लिए कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस मेथड क्या है? The purchased from supplies like seed, fertilizers, pesticides, fuel,
फीड्स, वेटनरी मशीन्स, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एट्सेट्रा। ये जो है ऐसे एसेट्स जिनको हम मार्केट से खरीद के लाते हैं डायरेक्ट और उनका हम यूज़ करते हैं, उनका वैल्यूएशन के लिए मार्केट प्राइस मेथड का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज कॉस्ट मेथड। द फार्म प्रोड्यूस्ड इनपुट लाइक सीड, फार्म यार्ड मैन्योर एट्सेट्रा। ये तो जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट्स से ऐसे इनपुट्स जो कि फार्म में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट सीजन के लिए सीड हम फार्म में ही रेडी करते हैं, हमारे क्रॉप्स के लिए मैन्योर वो भी हम फार्म में ही रेडी करते हैं, हमारे पशुओं के लिए फोडर वो भी हम फार्म में ही रेडी करते हैं। तो ये सारे के सारे ये सब चीज़ों का वैल्यूएशन जो है कॉस्ट मेथड के माध्यम से किया जाता है। द करेंट वैल्यू ऑफ फार्म प्रोड्यूस इनपुट्स इज एस्टिमेटेड इन केस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप एक्सपेंसेस इनकर्ड इन राइजिंग द क्रॉप्स till the date on which inventory is taken are calculated. Then next is replacement cost less depreciation method. This method is used to estimate the value of old buildings. जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसका वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। Replacement cost is the cost of constructing the same type of building with the present technology at present price. After arriving at the replacement cost, depreciation is deducted to arrive at the current value of the building. इसका एक एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेरी ओल्ड बिल्डिंग। जो एक्चुअल कॉस्ट है कि कोई ओल्ड बिल्डिंग है उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, मान के चलते हैं कि अगर उसका एक्चुअल कॉस्ट उसका बनाने का जब नया बना था उसका एक्चुअल कॉस्ट 10,000 था, उसका जो एज है वो 50 ईयर्स उसका एज है और करंट रिप्लेसमेंट उसका कॉस्ट है 1 लाख। देन प्रेजेंट एज ऑफ बिल्डिंग इज 50 ईयर्स, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 30,000। करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दैट इज 1 लाख माइनस 30,000 इक्वल टू 70,000, ये उसका करंट वैल्यू हो पाएगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मेथड जो है, हम उसमें जो इनपुट होता है, जो एसेट्स होते हैं, उसके एक्चुअल वैल्यू को ध्यान में ना रखते हुए उसके करंट वैल्यू को ध्यान में रखते हैं और करंट वैल्यू का डेप्रिसिएशन, करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हम उसमें माइनस करते हैं, जिससे हमको उसका जो करंट जो वैल्यू होता है वो अपने को जो उसका करंट वैल्यू जो होता है वो अपने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड। assets which yields income over an infinite period of time is evaluated using this method. Example, land. The following formula is used for the valuation of assets, that is V equal to R upon I, where V is income capitalized value in rupees and R is rate of income from land per annum and I is rate of interest. This ये जो है जिसका वैल्यू कभी कम नहीं होता या अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड इन्फिनिट पीरियड के लिए जो होता है, ऐसे एसेट्स के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। गाइस नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, बट वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइस आज के लिए थैंक यू।